वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता सराठे। आज हम लोगों को पढ़ना है खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। ये इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन के बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बताए हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। खाद्य प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है जिसमें उपयुक्त रसायनों या भौतिक विधियों द्वारा भोजन के संदूषित होने से बचाया जाता है, वह खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। कुल मिला के आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि रासायनिक और भौतिक विधियों के द्वारा प्रोसेस के द्वारा जो भोजन रहता है उसको खराब होने से बचाया जाता है। वो क्या कहलाता है? खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है ना। ये क्या है? एक औद्योगिक प्रक्रिया है। अब देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों ऐसा किया जाता है। ताकि मतलब हमसे पहला पॉइंट हो जाएगा तुरंत खाने योग्य, मतलब जो वस्तु है उसको, मतलब जो पदार्थ है उसको हम तुरंत खा सकें। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका? लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है। लंबे समय तक के लिए हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। वेस्ट का उपयोग करना, जैसे दूध फट जाए तो उससे हम क्या आपका दही बना लें या फिर पनीर बना लें, तो वो वेस्ट का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मूल्य आवर्धन, मतलब कि जो वस्तु है उसकी, मतलब जो पदार्थ है उसकी कीमत में वृद्धि करना। तो मूल्य का आवर्धन मतलब कि उसमें और बढ़ोतरी, ताकि उसका सही मूल्य हमको मिल सके, प्राप्त हो सके। अब जैसे इसमें इतिहास की बात करते हैं, इसकी कब पता चला था? 1809 में। ठीक है। किसके द्वारा? एपर्ट निकोलस के ने खाद्य प्रसंस्करण का इनको जनक कहा जाता है। क्वेश्चन ये बन सकता है, खाद्य प्रसंस्करण जनक किसे कहा जाता है? एपर्ट निकोलस को। ठीक है। 1809 में इन्होंने बॉटलिंग प्रोसेस को बताया था। ठीक है ना। क्या बॉटलिंग प्रक्रिया? मतलब बॉटल में बंद करके खाने को सुरक्षित रखना लंबे समय तक के लिए। तो इन्होंने बॉटलिंग तकनीक का उपयोग किया था। कब? 1809 में। किसने? एपर्ट निकोलस ने। ठीक है ना। खाद्य प्रसंस्करण का जनक कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? इनमें कितने प्रकार के हो सकते हैं? जैसे प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण में आपका क्या हो जाएगा? भौतिक क्रियाएं। ठीक है। भौतिक क्रियाओं में जैसे आपकी ग्रेडिंग की जाएगी। ठीक है ना। उसका मूल्य बढ़ाने की, और जो पदार्थ उसमें गुणवत्ता अच्छी करना। ठीक है ना। इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका द्वितीय खाद्य प्रसंस्करण। उसमें क्या भौतिक और रासायनिक दोनों क्रियाएं की जाएंगी। ठीक है ना। ताकि उसके मूल्य को और अच्छा किया जा सके और उसकी गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और तृतीय खाद्य प्रसंस्करण में जैसे भौतिक भी प्रक्रिया की जाए, रासायनिक भी हो जाए और जैविक भी हो जाए, तीनों हो जाए, तो इसके बाद क्या होगा? जो पदार्थ होगा वो तुरंत खाने योग्य बन जाएगा। ठीक है ना। कि मतलब डायरेक्टली और डायरेक्ट हम उसको खा सकते हैं। ठीक है। तो आपका तीनों क्लियर हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड में। नेक्स्ट इसके महत्व। अब इसके महत्व क्या क्या है? जैसे खाद्य पदार्थों की उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। इसका महत्व क्या है? इसको क्यों किया जाता है? ताकि इसकी उत्तरजीविता बढ़ सके, मतलब जैसे जो पदार्थ है उसमें और ज़्यादा अच्छे गुण हमको उससे प्राप्त हो सके। ठीक है ना। और अच्छा पोषण हमको मिल सके, और पोषण स्तर में सुधार करना। ठीक है। जो पोषण स्तर उसमें हमको सुधार करना। कृषि में विविधता को बढ़ाना। ठीक है ना। कृषि में और ज़्यादा मतलब उसको बढ़ाना कि भाई जितना अच्छा हमारा प्रोडक्ट होगा उतना अच्छा हमको उसको मूल्य मिलेगा। ठीक है। निर्यात आय को बढ़ाना, निर्यात आय बढ़ेगी इससे। ठीक है ना। और आपके और क्या पॉइंट? रोजगार के नए अवसर सृजित करना। जब अगर ये मतलब आपका कार्य बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी हमको मिलेंगे। ठीक है ना। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है ना। खाद्य मतलब जो खाने वाली चीज़ें हैं, पदार्थ है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट और बनता है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। कहाँ पर? मैसूर के कर्नाटक में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान 1950। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए, टॉपिक आप लोगों ने सिलेबस में देखा होगा, खाद्य प्रसंस्करण। देखकर ही ऐसा लगा कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है ना। और मतलब डिफ़िकल्ट फूड प्रोसेसिंग पढ़ा हुआ है हालांकि, लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन अब आपने समझ लिया है तो आई होप कि आपको इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण से क्या लाभ? सबसे पहले तो जो विषाक्त पदार्थों को हटाने और लंबे समय तक के लिए भोजन के संरक्षण करना। मतलब आपने देखा होगा कोई भी जैसे फल है या सब्जी है, इनको जल्दी ग्रो करने के लिए हम इसमें कई प्रकार के छिड़काव करते हैं, नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं और कई फर्टिलाइजर्स डालते हैं। ठीक है ना। तो ये जो विषाक्त पदार्थ हो जाते हैं, तो इनको क्या है? इनको हटाना और लंबे समय तक के लिए भोजन का संरक्षण करना, मतलब ज़्यादा समय तक के लिए इसको स्टोर करके हम रख सकें, इसलिए इसको प्रक्रिया को किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा दही का निर्माण किस जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है? मतलब दूध से जो दही जम जाता है वो कौन सा जीवाणु है जिसकी वजह से जमता है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है। लैक्टोबैसिलस, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। दही का निर्माण किस जीवाणु से? लैक्टोबैसिलस। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका ब्रेड इडली का आटा किसके कारण उठ जाता है। आपने देखा होगा ब्रेड इडली का जब हम आटा बनाते हैं तो वो जब हम उसको बनाते हैं और उसके 1 घंटे जब हम रखते हैं तो वो फूल कर डबल हो जाता है। तो किस वजह से होता है, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। उसमें जो ईस्ट रहता है उसकी जो कोशिका रहती है उनकी वृद्धि होती है, इसके कारण वो फूल कर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारत के किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा फल प्रोसेसिंग कारखाना स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत का जो एशिया है उसमें सबसे बड़ा फल प्रोसेसिंग कारखाना कहाँ पर स्थापित किया है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रहेगा एशिया का सबसे बड़ा फल प्रोसेसिंग हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है। अभी मैंने आपको बता दिया था 1950 मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग कैसे पदार्थों में करते हैं। ठीक है, पोटेशियम बाइसल्फेट का प्रयोग जो हल्के रंग वाले पेय पदार्थ होते हैं, हल्के रंग वाले जो पीने वाले पदार्थ होते हैं उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना 1 जनवरी 1993 1 जनवरी 1993 को फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में कुल फलों एवं सब्जियों के उत्पादन का कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है। भारत में कुल फल और सब्जियों का उत्पादन कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है, तो 0.4%। ठीक है, 0.4% प्रतिशत आपका किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पाश्चुरीकरण क्रिया के संबंध में फलों के कितने तापक्रम से ऊपर गर्म करना होता है। मतलब पाश्चुरीकरण जो प्रोसेस होती है, पाश्चुराइजेशन प्रोसेस, उसमें फलों को कितने तापक्रम से ऊपर गर्म करना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमको इसको तपाना होता है। उसके बाद ये पाश्चुराइजेशन जो प्रोसेस हमारी रहती है फलों के लिए वो कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है पाश्चुराइजेशन किसके लिए होती है, तो फलों के लिए होती है। ठीक है ना, प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं। स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया जो है वो सब्जियों के लिए अपनाई जाती है। ठीक है ना, स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया को सब्जियों में अपनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा खाद्य वस्तुओं का संसाधन किया जाता है जीवाणु को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए। खाद्य वस्तुओं का संसाधन किस लिए किया जाता है, जीवाणु जो रहते हैं उसमें उसको पूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में खराबी के क्या कारण हैं। मतलब जो डिब्बे में पैक होकर जो प्रोडक्ट होते हैं उसको ख़राब होने की क्या वजह हो सकती है। तो एक तो पहला डिब्बे में अधिक भर देना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भर देना। सूक्ष्म जीवों को डिब्बों के अंदर प्रवेश करना। ठीक है, छोटे छोटे जीवाणु उसके अंदर प्रवेश कर जाए। या फिर डिब्बों को आंतरिक भाग पॉलिश रहित होना, मतलब उसमें अंदर से पॉलिश नहीं होगा तो भी वे ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना कब और कहाँ हुई थी। देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन की बात हो रही है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में कहाँ पर हुई थी, रोम में। ठीक है, याद रखना है, खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 रोम। और केंद्रीय अनुसंधान संगठन वाला हमने पढ़ा था, खाद्य अनुसंधान संगठन, तो वो था आपका मैसूर कर्नाटक में। ठीक है ना, याद रहेगा 1950 आपका। और ये हमने 1945 आपका खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में। ठीक है, बीपिंग जेली का क्या कारण है। बीपिंग जेली को हम जेली का रोना भी कहते हैं, जेली का रोना। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जैसे अम्ल की अधिकता होना। ठीक है, अम्ल की अधिकता हो जाना, या फिर शर्करा की अधिकता हो जाना ना, या फिर अपरिपक्व होना, मतलब पूर्णतः पका हुआ जिलेटिन नहीं होना। ठीक है ना, तो ये सभी क्या है, बीपिंग जेली का कारण है। अगर मतलब इसमें क्या होता है, जेली जो है वो नीचे जम जाएगी और उसका जो पानी छोड़कर वो जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेली का रोना, यानी बीपिंग जेली। ठीक है, क्लियर हो गया। अम्ल, शर्करा या फिर अपरिपक्व जिलेटिन, ऐसे याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉचिंग प्रक्रिया किसमें की जाती है। ब्लॉचिंग प्रक्रिया, ब्लॉचिंग बोल रही हूँ, ब्लीचिंग नहीं बोल रही हूँ। ठीक है ना, ब्लॉचिंग प्रक्रिया आपकी सब्जियों में की जाती है और ब्लीचिंग फल में। ठीक है ना, ब्लॉचिंग प्रक्रिया आपकी सब्जियों में होती है। तो फल संरक्षण में फल
काम आते हैं, मतलब फल संरक्षण कौन से फल काम आते हैं? रसदार, जो रस वाले फल होते हैं वो फल संरक्षण के लिए काम आते हैं, ठीक है ना। स्क्वैश भरी जाने वाली बोतल में प्रयोग करते हैं। स्क्वैश वाली जो बोतल होती है उसमें किस का प्रयोग करते हैं? क्राउन कॉर्क का, ठीक है, क्राउन कॉर्क का प्रयोग हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फलों में पैकेटन की मात्रा ज्ञात करने के लिए, फलों में पैकेटन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग हम करते हैं? ठीक है, याद, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फलों में पैकेटिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए जेल मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जेल मीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में बन सकते हैं, तो आपको इनको कॉपी में नोट करना है। ये क्वेश्चन, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, मेरा पढ़ाना आपको समझ में आया हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करना और इस चैनल को आप प्लीज़ सपोर्ट करना, अपना सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस लेकर आ सकूं। आपके सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ सके। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।